क्लास 12th आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस का है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ये पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट होने वाले डिसऑर्डर्स हैं और हमारी बॉडी के सेलों में जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में गड़बड़ी की वजह से पैदा होने वाले डिसऑर्डर्स जो हैं वो ये हुए। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जीन डिसऑर्डर्स हैं बिकॉज दीज आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन। तो खराब जीन जब जीन क्रोमोसोम पे रखा हुआ जीन जब खराब हो जाता है तो उस खराब जीन की मौजूदगी की वजह से ये डिसऑर्डर जो हैं एक इंसान में आते हैं, इसीलिए इन्हें जीन डिसऑर्डर्स कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं और ये पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट होते हैं। अब ये दो हैं आपके सिलेबस में, एक का नाम हीमोफीलिया है और एक का नाम कलर ब्लाइंडनेस है और इन दोनों को हम लोगों ने जो है वो समझना है कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है। इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब ये बीमारियां जो हैं ये अपने पेरेंट्स से बच्चों में किस तरह से आती हैं। अगर फादर को हो तो बेटे को होगा या बेटी को होगा, अगर मदर को हो तो बेटे को होगा या बेटी को होगा, अगर पेरेंट्स में से दोनों को है तो क्या बच्चों में होगा, पेरेंट्स में से एक में है तो क्या बच्चों में होगा। वो जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसी को हम लोग इन डिजीज में ट्रेस करने वाले हैं। अब क्योंकि ये जो डिजीज हैं, ये जो जीन डिसऑर्डर हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन मेंडल के जो क्रॉस होते हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो आप जेनेटिक्स में बॉटनी में पढ़ रहे हैं मेंडलिज्म, तो मेंडल के जो जेनेटिक्स के क्रॉस हैं, क्योंकि उन्हीं क्रॉसेस की मदद से इन डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो ट्रेस किया जा सकता है, इसीलिए हम इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो ये जीन डिसऑर्डर हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। अब हमारी बॉडी में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑटोसोम्स भी होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं। जीन्स जो हैं वो ऑटोसोम्स पे भी हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स पे भी हैं। अब ये जो डिसऑर्डर हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये ऑटोसोम पे रखे हुए जीन की गड़बड़ी से नहीं होते बल्कि सेक्स क्रोमोसोम पे रखे हुए जीन की गड़बड़ी से होते हैं, इसीलिए इन्हें सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। बिकॉज दीज आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम, these are termed as sex linked genetic disorders। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सेक्स क्रोमोसोम तो इंसानों में दो हैं, एक्स और वाई। अब ये जो डिसऑर्डर हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स क्रोमोसोम पे रखे हुए जीन की गड़बड़ी से होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। तो आप चाहे इन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहें, you can call them as genetic disorders because these are transmitted from parents to offsprings। आप इन्हें जीन डिसऑर्डर कह सकते हैं, आप इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इनहेरिटेंस पैटर्न कैन बी स्टडीड बाय द यूज ऑफ मेंडेलियन क्रॉसेस। आप इन्हें सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम पे रखे हुए जीन की गड़बड़ी से हो रहे हैं। और आप इन्हें सबसे एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहेंगे बिकॉज ये एक्स क्रोमोसोम पे रखे हुए जीन की गड़बड़ी से हो रहे हैं। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां देखने वाली है कि
क्योंकि हम जानते हैं इंसानों में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, और जो क्रोमोसोमल पेयर होता है उसमें कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक एक जीन होता है। तो कुल मिलाकर मेंडलिज्म के अकॉर्डिंगली एक कैरेक्टर को मिलकर दो जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब देखना यह है कि जब वो जीन बिगड़ता है, खराब होता है, जिसकी वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होता है, तो जब वो जीन बिगड़ जाएगा, बिगड़ने के बाद, खराब होने के बाद देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या वो जीन बिगड़कर खराब होके उसी का जो दूसरा नॉर्मल वाला जीन है उसके मुकाबले में रिसेसिव हो जाता है या डोमिनेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं, एक फीमेल है और फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, और इन दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर सेम जीन है। अब मान लीजिए कि इन दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर कोई जीन है, सेम जीन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन दोनों में से मान लीजिए एक जीन जो है वो एबनॉर्मल है, खराब है, ये बिगड़ गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जीन, एक जीन जो बिगड़ गया है और इसी का दूसरा साथी जो इसी के जैसा है, इसी के दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे, क्या ये बिगड़ा हुआ जीन उस नॉर्मल वाले जीन के मुकाबले में डोमिनेंट हो जाएगा या रिसेसिव हो जाएगा? देखो, अगर ये बिगड़ा हुआ जीन इस नॉर्मल जीन के मुकाबले में, से दिस इज नॉर्मल जीन एंड दिस इज एबनॉर्मल जीन, अगर ये एबनॉर्मल जीन, ये खराब जीन जो बिगड़ा हुआ जीन है, नॉर्मल जीन के मुकाबले में रिसेसिव हो जाता है, तो क्या होगा? तो ये जीन बिगड़ जरूर गया है, खराब जरूर हो गया है, काम जरूर जो है वो नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि ये रिसेसिव हो जाएगा तो इसका जो दूसरा साथी दूसरे क्रोमोसोम पे है, ये उस जीन के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा, रिसेसिव होगा, यानी चलेगी इस वाले जीन की, डोमिनेंट जीन की। क्योंकि यहां एबनॉर्मल जीन रिसेसिव है तो नॉर्मल जीन जो है वो काम करेगा। नतीजा ये होगा कि एक जीन बिगड़ने से ये बीमारी नहीं होगी, ये खुद बिगड़ गया है, खुद काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपना जो नॉर्मल साथी है उसके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इसीलिए वो नॉर्मल जीन अपना काम करेगा और बीमारी इंसान में नहीं दिखेगी। लेकिन अगर बिगड़ा हुआ जीन जो एबनॉर्मल जीन है वो बिगड़ने के साथ साथ डोमिनेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में न वो खुद काम करेगा और दूसरे वाला जीन जो नॉर्मल है न उसे काम करने देगा। इस कंडीशन में डिजीज जो है वो एक्सप्रेस होगी, दिखेगी। तो जब भी हम एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें या किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, तो वहां ये इंपॉर्टेंट चीज जो है ये भी देखनी है, इसको भी ध्यान में रखना है कि जो बिगड़ा हुआ जीन है, जो एबनॉर्मल जीन है, क्या वो अपने दूसरे नॉर्मल जीन के मुकाबले में, नॉर्मल एलील के मुकाबले में डोमिनेंट है या रिसेसिव है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये बात जो है एक छोटी सी एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अब क्लास जब चलती है तो वहाँ तो हम आपको ये चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल से और अच्छी तरह से समझाते हैं, बट ये ऑनलाइन में वीडियो लेक्चर इतने बड़े नहीं बन पाते हैं, और हमारा जो नेट स्पीड 2G चल रहा है उस पर बड़ा लेक्चर हम नहीं डाल सकते, इसलिए थोड़ी दिक्कत जो है चीज़ों को समझाने में आती है, क्योंकि हमें छोटे से टाइम में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को एक ऐसी एग्जाम्पल देकर जनरली क्लास में समझाता हूँ कि मान लीजिए पेरेंट्स के दो बेटे हैं और दोनों बेटे जो हैं वो दोनों बेटे अपने माँ बाप के लिए अच्छे काम करते हैं, उन दोनों की देखभाल करते हैं, वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, तो पेरेंट्स के लिए अच्छा है, दोनों बच्चे उनका ध्यान रखते हैं। और ये मान लीजिए
कि अगर दोनों बच्चे बिगड़ जाएं, पेरेंट्स की देखभाल ना करें, तो पेरेंट्स को इससे तकलीफ होगी। लेकिन तब क्या होगा जब एक बच्चा अच्छा है, नॉर्मल है, माँ बाप का ध्यान रखता है, जब एक बिगड़ गया है, उस कंडीशन में क्या होगा? एक ध्यान रख रहा है, पेरेंट्स की देखभाल कर रहा है, पेरेंट्स के का ख्याल रख रहा है, और दूसरा बिगड़ चुका है, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? अब इस सिचुएशन में देखना ये होगा कि जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, जो खराब बच्चा है, क्या बिगड़े हुए बच्चे की घर में चलती है या नहीं चलती? अगर जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, जो खराब हो चुका है, जो एबनॉर्मल हो चुका है, जो माँ बाप की फिक्र नहीं करता है, उनका ध्यान नहीं रखता है, अगर वो बिगड़ा हुआ बच्चा अपने नॉर्मल भाई जो अच्छा है उस पे डोमिनेंट हो जाता है, यानी चलती उस बिगड़े हुए की ही है, तो न तो वो खुद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेगा और न अपने अच्छे भाई को कुछ करने देगा, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ डोमिनेंट है। तो इस कंडीशन में माँ बाप को तकलीफ होगी, एक ही बिगड़ा है लेकिन फिर भी तकलीफ होगी। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि एक बच्चा बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, अबनॉर्मल हो चुका है, माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहा है, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहा है या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अपना उसका नॉर्मल भाई है उसके मुकाबले में वो रिसेसिव है, दबा हुआ है, उसकी घर में नहीं चलती है, चलती अच्छे वाले की है, नॉर्मल वाले की है, तो ये खुद बिगड़ गया है लेकिन अपने अच्छे भाई को काम करने से रोक नहीं सकता। इसका मतलब अगर बिगड़ा हुआ जीन रिसेसिव हो जाता है और नॉर्मल जीन के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, चलती नॉर्मल जीन की है, तो एक जीन के बिगड़ने से भी डिजीज नहीं होगी। ऐसे पेरेंट्स को हम लोग कैरियर कहते हैं। जेनेटिक्स की ज़बान में इन्हें कैरियर्स कहा जाता है, जेनेटिक कैरियर्स कहा जाता है, जिनमें बिगड़ा हुआ जीन रिसेसिव है, नॉर्मल जीन काम कर रहा है, डिजीज दिख नहीं रही है, हालांकि एक जीन बिगड़ा हुआ। लेकिन अगर बिगड़ा हुआ जीन डोमिनेंट हो जाएगा तो फिर एक जीन बिगड़ने से भी डिजीज हो जाएगी। तो जब भी हम कोई जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी करें, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, कुछ भी और भी हैं, अब आपके सिलेबस में 2 ही हैं, तो जब भी हम कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर जिस जीन में गड़बड़ी की वजह से सामने आ रहा है, क्या वो जीन किसी ऑटोसोम पे है या सेक्स क्रोमोसोम पे है, वेदर दैट इज ऑटोसोमल लिंक्ड और दैट इज सेक्स लिंक्ड। तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है। सेकेंड, अगर वो सेक्स लिंक्ड है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्स क्रोमोसोम पे रखे हुए जीन के बिगड़ने से हो रहा है या वाई क्रोमोसोम के जीन के बिगड़ने की वजह से हो रहा है, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है। और नंबर 3, देखना ये भी पड़ेगा कि बिगड़ा हुआ जीन नॉर्मल जीन के मुकाबले में रिसेसिव हो गया या डोमिनेंट हो गया, तो हीमोफीलिया में बिगड़ा हुआ जीन नॉर्मल जीन के मुकाबले में रिसेसिव हो जाता है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हीमोफीलिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। नंबर 2, ये वाई लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। और नंबर 3, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ये चीज जो है आप लोगों को समझनी है। और मेन जो इस टॉपिक में इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसमें जो मेन चीज है वो ये समझने की है कि हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अब हम इनका इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो स्टडी करेंगे। पहले तो आपको बताएं कि हीमोफीलिया है क्या। देखो, हर इंसान में जब भी चोट लगती है
तो चोट लगने के बाद ब्लड को क्लॉट करने की प्रॉपर्टी होती है। आपने 11th में इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि जब भी कट लगता है, ब्लीडिंग शुरू होती है, कुछ ही सेकंडों के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जाती है और वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अभी जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हम लोगों की बॉडी में से, जख्मों में से ब्लड का जो रिसाव है वो ज़्यादा नहीं होता है और हम लोग जो हैं वो ओवर ब्लीडिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचते हैं। तो दिस इज़ गुड, ब्लड क्लॉट होना चाहिए, इससे हम बचेंगे। चोट लगेगी, ब्लीडिंग होगी, थोड़ी देर के लिए क्लॉट हो जाएगा और हम बच जाएंगे। अब ब्लड को क्लॉट होने के लिए कई तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। उनमें कैल्शियम है, उनमें कुछ विटामिन्स हैं, उनमें कुछ प्रोटीन्स हैं, तरह तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में चाहिए। अब उसी क्लॉटिंग में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर तैयार होते हैं जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। अब वो जो क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी के अंदर तैयार होते हैं उन्हें बनवाने का काम बॉडी में एक जीन का है और वो जीन हमारे एक्स क्रोमोसोम पे है। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम पे, ध्यान से आप सुनेंगे, एक्स क्रोमोसोम पे रखा हुआ वो जीन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी फैक्टर्स को बनवाता है वो जीन खराब होता है। अब सोचो, अगर एक्स क्रोमोसोम पे रखा हुआ वो जीन जो क्लॉटिंग फैक्टर बनवाता है, अगर वो जीन खराब होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे और बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे इंसानों में जब कहीं चोट लग जाएगी, घाव हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो उनका ब्लड निकलता ही जाएगा और क्लॉट नहीं होगा। नतीजा कि हल्की सी चोट से भी इतनी ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग हो सकती है कि इंसान की जान जा सकती है। तो हीमोफीलिया वो डिजीज़ है जिसमें इंसान का ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। और ये हीमोफीलिया या ब्लीडर्स डिजीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर के अंदर क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने वाला जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम पे रखा है वो खराब है। तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न समझें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले आप लोग जो कॉपी पर है वो इस तरह से इसको तैयार करेंगे। मान लीजिए ये एक जीन है, इसको मैं कैपिटल H लिखता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये एक जीन है जो नॉर्मल है और उस चीज़ को समझाने के लिए मैं इसके नीचे यहाँ कैपिटल N लिख देता हूँ। दिस इज नॉर्मल। ये एक नॉर्मल जीन है, एक्स क्रोमोसोम पे रखा है, एक नॉर्मल जीन है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनवाता है। और मान लीजिए ये एबनॉर्मल जीन जो होता है ये सही वाला जीन है। एबनॉर्मल जीन जो है, बिगड़ा हुआ जीन जो है, उसको मैं स्मॉल h से डिनोट करता हूँ और इसके नीचे स्मॉल a लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एबनॉर्मल जीन है कैपिटल H और नीचे n से मैं डिनोट कर रहा हूँ एक नॉर्मल जीन को जो क्लॉटिंग फैक्टर बनवाएगा। और स्मॉल h के नीचे स्मॉल a से डिनोट कर रहा हूं मैं उस एबनॉर्मल जीन को जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा। ये नॉर्मल जीन, ये खराब जीन। सो दिस इज नॉर्मल जीन जो सही काम कर रहा है एंड दिस इज एबनॉर्मल जीन। कुदरती तौर पर इंसानों में ये है नेचुरल, दिस इज नेचुरल जीन एंड दिस इज म्यूटेटेड, ये बिगड़ा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो नॉर्मल वाला जीन है डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो पहले तो आप ये सिंबल याद रखें कि हम क्रॉस में इन सिंबल से अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल जीन को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि जो कैपिटल वाला लिखा गया है, जो नॉर्मल जीन है वो डोमिनेंट है, एबनॉर्मल जीन रिसेसिव है। नंबर 1।
नंबर 2, अब हम मेल और फीमेल दोनों के लिए कंडीशंस देखते हैं। ये मान लीजिए एक मेल है और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है क्योंकि दूसरा तो वाई है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो जीन है, ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से इस एक्स क्रोमोसोम पे भी एक नॉर्मल जीन है HN, और यहां मेल में इस एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन है HN, वाई पे तो ये जीन नहीं होगा। इसमें एक ही एक्स है तो एक ही जीन होगा। अब मेल के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? मेल नॉर्मल हो सकता है, ये नॉर्मल मेल है क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम पर नॉर्मल जीन है, क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, कोई हीमोफीलिया नहीं। और ये फीमेल है नॉर्मल, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे नॉर्मल जीन है, क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, कोई हीमोफीलिया नहीं है। अब मेल की दूसरी कंडीशन क्या है कि मेल है एक्स और वाई, और इसके एक्स क्रोमोसोम पर ये जो HN नॉर्मल जीन हुआ करता था उसकी जगह पर खराब जीन है, यानी इसका जीन बिगड़ चुका है और ये HA बन गया है, अब नॉर्मल जीन बन गया है। अब क्योंकि इसके एक्स पे सही वाला जीन है तो ये नॉर्मल है, इसके एक्स पे खराब वाला जीन है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा, इसको हीमोफीलिया होगा। ऐसे मेल को हीमोफिलिक मेल कहेंगे। तो मेल या तो नॉर्मल होगा या हीमोफिलिक होगा। अगर एक्स क्रोमोसोम पर जीन नॉर्मल है तो वो नॉर्मल होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम पर जीन बिगड़ा हुआ है तो वो हीमोफिलिक होगा, दैट्स ऑल। फीमेल में 3 कंडीशन है। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन नॉर्मल है तो फीमेल नॉर्मल होगी, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन नॉर्मल है जबकि दूसरे वाले एक्स क्रोमोसोम पर बिगड़ा हुआ जीन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब इस कंडीशन में, क्योंकि ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है कि ये जो एबनॉर्मल वाला जीन होता है ये नॉर्मल वाले जीन के मुकाबले में रिसेसिव होता है, ये खुद काम नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल जीन के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है। इसीलिए इस कंडीशन में फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं, वो काम करेगा और क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा। तो इस कंडीशन में एक एक्स क्रोमोसोम का जीन बिगड़ने के बावजूद फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगा, ऐसी फीमेल हीमोफिलिक नहीं होती, लेकिन इस फीमेल को कैरियर कहा जाता है। तो फिर हीमोफीलिया फीमेल को कब होगा? हीमोफीलिया फीमेल को तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर जीन बिगड़ा हुआ ना हो। तो मेल या तो नॉर्मल होगा या हीमोफिलिक होगा, फीमेल नॉर्मल भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है और हीमोफिलिक भी हो सकती है। क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका रिसेसिव होने का फायदा फीमेल को मिल रहा है। फीमेल में 2 एक्स हैं, मेल में तो एक ही है, वो बिगड़ जाएगा तो डिजीज हो जाएगी, नहीं बिगड़ेगा तो नॉर्मल है। लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर होने का फायदा फीमेल को ये मिल रहा है कि एक बिगड़ने के बावजूद भी फीमेल में डिजीज नहीं हो रही। फीमेल को ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर तब तक नहीं होगा जब तक उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर जीन खराब ना हो। और यही वजह है कि ये जो हीमोफीलिया है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ये मेल्स में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में कम, क्योंकि फीमेल्स में ये तब तक नहीं होगा जब तक दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे जीन खराब ना हो। एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन खराब होने के बावजूद फीमेल में ये डिजीज नहीं होगी, और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम का जीन बिगड़ने पे भी ये डिजीज होगी। इसीलिए फीमेल कैरियर होने के बावजूद इस डिजीज को एक्सप्रेस नहीं करेगी। So this disorder in female will be expressed only under homozygous recessive condition.
not in heterozygous condition and never in homozygous dominant condition, क्योंकि डोमिनेंट जीन नॉर्मल वाला जीन है। तो मेल के लिए 2 कंडीशनें, नॉर्मल या हीमोफिलिक, फीमेल के लिए 3, नॉर्मल, कैरियर या हीमोफिलिक। मेल यहां कैरियर नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम एक ही है, एक्स एक ही है। अब क्या होगा, अब तीसरा जो इसमें स्टेप है, जैसे आपके नोट्स में भी इसी तरह से लिखा है कि हमने अब जेनेटिक क्रॉसेस तैयार करने हैं। तो यहां से हम नॉर्मल मेल लेते हैं और नॉर्मल मेल का क्रॉस नॉर्मल फीमेल के साथ बनाया जा सकता है, कैरियर फीमेल के साथ बनाया जा सकता है और हीमोफिलिक फीमेल के साथ बनाया जा सकता है। और वैसे ही हम फिर हीमोफिलिक मेल लेंगे और हीमोफिलिक मेल का क्रॉस नॉर्मल फीमेल के साथ बनाया जा सकता है, कैरियर फीमेल के साथ बनाया जा सकता है, हीमोफिलिक फीमेल के साथ बनाया जा सकता है। नॉर्मल मेल लेकर तीनों के साथ, फिर हीमोफिलिक मेल लेकर तीनों के साथ। तो कुल मिलाकर यहां 6 क्रॉसेस बनते हुए दिख रहे हैं। बट इनमें जो पहला और आखिरी क्रॉस है, पहला क्रॉस किसके बीच में, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, उसे बनाकर कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो तो फादर भी नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है, तो बच्चों में डिजीज कहाँ से आएगी, तो उसे हम छोड़ें। और जो लास्ट वाला है, जहां फादर भी हीमोफिलिक है, मदर भी हीमोफिलिक है, वहां तो अंडरस्टूड सी बात है कि बच्चों में तो हीमोफीलिया होगा ही होगा, तो उसे भी छोड़ सकते हैं। तो पहला और आखिरी क्रॉस छोड़ दें तो ले दे के बाकी का तो रिजल्ट हमारे सामने ही है, उन पहले और आखिरी वाले क्रॉस का। ले दे के हमारे पास 4 क्रॉसेस बचते हैं। पहला क्रॉस नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल के बीच में, दूसरा नॉर्मल मेल और हीमोफिलिक फीमेल के बीच में, तीसरा हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच में, और चौथा हीमोफिलिक मेल और कैरियर फीमेल के बीच में। इस तरह से 4 क्रॉसेस जो है वो बनते हैं और इन चारों क्रॉसेस को आपने जो है वो बनाना है और रिजल्ट जो है हमें सामने रखना है। तो पहला क्रॉस किसके बीच में बनाएंगे, नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल के बीच में, नॉर्मल वर्सेस कैरियर। सो फर्स्ट क्रॉस इज बिटवीन नॉर्मल कैरियर, सेकंड बिटवीन नॉर्मल hemophilic, third between hemophilic normal, and fourth between hemophilic and carrier। बाकी पहले में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा और लास्ट वाले में तो बच्चे इफेक्टेड होंगे ही होंगे। अब मैं आपको ये क्रॉसेस जो है वो बनाकर दिखाने वाला हूं। सो पहला क्रॉस जो है हीमोफीलिया का, इसमें हमने जो फादर है उसे कैसा लेना है, नॉर्मल लेना है। पहले क्रॉस में फादर जो है उसे नॉर्मल लेना है, नॉर्मल फादर, दिस इज नॉर्मल फादर। और मदर को कैसा लेना है, कैरियर। अब आप इनका जीनोटाइप लिखें कि नॉर्मल फादर कैसा होता है, XY, और इसके X पे कैपिटल H और कैपिटल N यानी नॉर्मल जीन है। कैरियर मां कैसी होती है, XX, इस X पे HN यानी नॉर्मल जीन है और यहां HA यानी खराब जीन है। ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जीनोटाइप लिख लिया, इसको आप घर में बनाएंगे। अब बारी आती है गैमीट बनाने की, तो फादर जब गैमीट बनाएगा XY अलग होंगे, फादर के एक गैमीट में X जाएगा और दूसरे में Y जाएगा। जो एक्सिस में है उसके ऊपर कैपिटल H कैपिटल N यानी नॉर्मल जीन है और Y पर तो ये चीज होती नहीं। मां जब एग बनाएगी, गैमीट बनाएगी, तो उसके एक एग में X होगा
जिस पे नॉर्मल HN जीन और दूसरे में X होगा जिस पे एबनॉर्मल HA जीन, खराब जीन होगा। गैमीट बन गए। अब ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। और ऑफस्प्रिंग कैसे पैदा होते हैं? फादर का एक गैमीट लेके माँ के दोनों एग्स के साथ मिलाना है, फिर फादर का दूसरा गैमीट लेके माँ के दोनों एग्स के साथ मिलाना है। तो ये हमने फादर का एक गैमीट लिया, पहले इसको इसके साथ मैच करवाएंगे, फिर फादर का यही वाला गैमीट लेके उस दूसरे एग के साथ मैच करवाएंगे, फिर ये लेंगे और दोनों के साथ मैच करवाएंगे। हमें पता है अगर ये वाली कंडीशन हुई, यानी फादर का ये वाला गैमीट माँ के इस वाले एग के साथ मिला, तो XX इस पे HN है, उस पे भी HN है। ये बेटा होगा या बेटी? XX ये बेटी है। और दोनों ही जीन्स जो हैं अच्छे वाले जीन हैं। फादर की तरफ से भी इसे जो X दिया गया है उस पे नॉर्मल जीन है, माँ की तरफ से भी इसे जो जीन X क्रोमोसोम दिया गया है उस पे नॉर्मल जीन है, तो ये बेटी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर ये मिला, यही वाला गैमीट फादर का उस वाले एग के साथ मिला, तो फादर की तरफ से X मिलेगा, माँ की तरफ से X मिलेगा, बेटी ये भी होगी। फादर की तरफ से जो X मिला है उस पे नॉर्मल जीन है, माँ की तरफ से जो X मिला है उस पे अब नॉर्मल जीन है, ये भी बेटी है। लेकिन ये बेटी कैरियर है, डिजीज इसमें नहीं होगी क्योंकि इसका एक ही जीन खराब है, दूसरा तो ठीक है। अब वाई वाले क्रोमोसोम की बात, वाई वाले स्पर्म की बात करते हैं। अगर वाई वाला स्पर्म माँ के इस एग से मिलेगा, तो माँ की तरफ से X मिला है जिसपे नॉर्मल HN है, और फादर की तरफ से तो Y मिला है, ये बेटा है, इसके X पे सही वाला जीन है, तो बेटे को तो डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर ये Y वाला इस वाले एग के साथ मिलता है, तो माँ की तरफ से X मिला है, फादर की तरफ से Y, और माँ की तरफ से जो X मिला है उस पे एबनॉर्मल जीन है। ये वाला बेटा जो होगा, क्योंकि इसके X क्रोमोसोम पे खराब जीन है, इसको हीमोफीलिया होगा। दिस विल बी हीमोफिलिक, दिस विल बी हीमोफिलिक सन, दिस विल बी नॉर्मल सन, दिस विल बी कैरियर डॉटर, एंड दिस विल बी नॉर्मल डॉटर। आप देख सकते हैं कि बेटी या तो नॉर्मल होगी या ज्यादा से ज्यादा कैरियर होगी, डिजीज बेटी को नहीं होगी। जबकि बेटे में नॉर्मल भी हो सकता है और हीमोफिलिक हो सकता है। तो अगर फादर नॉर्मल है और माँ कैरियर है, तो रिजल्ट ये होगा कि बेटी को डिजीज नहीं होगी, बेटे में डिजीज होने के 50% चांसेस हैं।